नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार में राजनीतिक भूचाल क्या कह रही है ग्रहों की चाल में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इन दिनों बिहार का सियासी पारा चरम पर है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। जी हां, किसके सिर सजने वाला है बिहार का ताज। जैसे जैसे 14 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, बिहार में सियासी सरगर्मियां और बढ़ती जा रही हैं। आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? ग्रह नक्षत्रों की चाल किस ओर इशारा कर रही है और किसके सितारे हैं बुलंद? बिहार की सियासत की गलियों से निकलता है भारत की राजनीति का सूरज। बिहार का चुनावी सफर, उसके स्थायित्व के उठापटक और फिर सामाजिक क्रांति का आईना है। इस बार क्या कह रहे हैं बिहार के सितारे? किसके सिर सजने वाला है मुख्यमंत्री का ताज? आज इस खास कार्यक्रम में हमारे विश्लेषण का आधार होगा जन्म कुंडलियां, जो खोलेंगी हर वो राज जिसे आज बिहार की जनता जानना चाहती है। इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पीएन शास्त्री जी। पीएन शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर रोमी जी। रोमी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बिहार में अभी 5 मुख्य दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। माना यह जा रहा है कि इन 5 में से ही कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। और अगर इन नामों की मैं बात करूं, तेजस्वी यादव का नाम है, नीतीश कुमार का नाम है, प्रशांत किशोर का नाम इसमें शामिल है, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार। बिहार में बाजी कौन मार रहा है? और उससे पहले ये जान लेते हैं कि बिहार की भविष्यवाणी क्या कहती है। ये भी हम जान लेते हैं कि बिहार राज्य की जो स्थापना कुंडली है उसमें वर्तमान में कौन सी दशा और महादशा चल रही है। ये दशा राज्य के राजनीतिक माहौल को कैसे प्रभावित करने वाली है। पीएन शास्त्री जी, सबसे पहले आप इन सवालों का जवाब दीजिए। जो स्थापना कुंडली है, स्थापना कुंडली 2012 की है, जो बंगाल से टूट के बिहार बना था। तो इसके बाद 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। तो स्थापना कुंडली का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम आज जो 5 नाम आप बता रहे हैं, इनके आधार पे आपको बताएंगे कि इनकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है और ये किस स्थिति में रहेंगे, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक वजूद इनका क्या होगा। तो आप हमसे सबसे पहले जिसकी कुंडली के संबंध में जानना चाहते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कुंडली के बारे में आपसे जरूर बात करूंगा, एक एक करके सबकी कुंडली के बारे में बात करूंगा, लेकिन जो ग्रहों की दशा है, दिशा है, वो क्या इशारा कर रही है इस बार? क्या बिहार परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है या फिर जो सरकार एनडीए की चली आ रही है वही एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है? देखिए सोहन जी, मैं 6 अक्टूबर को आपके चैनल पे आया था और मैंने आपके चैनल पे सभी राजनीतिक दलों की स्थिति क्या होगी वो बताया था। और जो बताया था वही स्थिति आज बिहार की है। आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि राजनीतिक दलों की कुंडली के आधार पर किस राजनीतिक दल का क्या वजूद रहेगा मैं आपके चैनल पे बता चुका हूं। अब आप मतलब जो है मुझसे ये जान सकते हैं कि किसका भाग्योदय होगा जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण 14 नवंबर के बाद करेगा। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले नीतीश कुमार जी के बारे में ही बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है वो क्या कुछ इशारा करती हुई नजर आ रही है? क्या एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं? और जिस तरह से उनका अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे, पलटी मारने के लिए भी काफी मशहूर रहे हैं। आपने भविष्यवाणी भी की थी कि वो पलटी मारेंगे। उनकी क्या कुछ ग्रह दशा बन रही है उसके बारे में भी बताइएगा। साथ ही साथ में एक सवाल और ऐड कर देता हूं मैं इसमें कि क्या चुनाव की तारीखें, जब वोट डालने के लिए जनता बाहर निकलेगी, उससे पहले भी कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार जाए?
देखिए मित्रों, जहाँ तक सुशासन बाबू और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी का सवाल है, तो इनका जन्म 1 तारीख को 1951 में हुआ है। 1 सूर्य का अंक है और जिस दिन मतदान होना है 11 नवंबर और 4 नवंबर को, उस दिन सूर्य और शुक्र का नीच भंग राजयोग है इनकी कुंडली के अनुसार। अब मिथुन लगन की क्या विशेषता होती है, थोड़ा हम विस्तार पूर्वक कम शब्दों में चर्चा करते हैं। जो मिथुन लगन में जिनका जन्म होता है वो लच्छेदार भाषण देने में पटु होते हैं, बातचीत करने की कला कोई उनसे सीखे, एक साथ कई कई कार्य प्रारंभ करके अपनी स्थिति को कैसे संभालना है, इस स्थिति में राजनीति में बहुत माहिर और सिद्ध पुरुष मिथुन लगन के देखे गए हैं। मिथुन लगन का एक शास्त्रकार मतलब यह है, शास्त्र में लिखा है कि मिथुन लगन के व्यक्ति क्षणे रुष्टा क्षणे तृष्टा, एक क्षण धीर गंभीर, एक क्षण उदासी बड़ी शाम, एक क्षण खिलखिलाता प्रभात। ये अपने विचारों के पंखों पे सवार होकर कहीं से कहीं पहुंच जाने वाले होते हैं। जैसे मिथुन को तोता कहा गया है, मिथुन लगन को तोता कहा गया है। जैसे तोता किसी बाग में एक वृक्ष पे बैठा है, उसके कई साथी तोता उसके साथ बैठे हैं, लेकिन एक ऐसे तोता है ये कि इनके मन में इनके विचार क्या हैं, दूसरा तोता इनकी स्थिति समझ नहीं पाएगा और ये अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर कहीं से कहीं पहुंच जाने वाले होते हैं। अब जहां तक नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं, तो आज हम नीतीश कुमार के सम्मान में बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन के बाद अगर हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ईमानदार नेता है तो वो श्री नीतीश कुमार जी हैं। अब जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, आज एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति है सबको मालूम है। एनडीए में 6 अक्टूबर को आपके चैनल पे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार लालू के दरवाजे पे जरूर जाएंगे और तेजस्वी से जरूर मिलेंगे। भले ही लालू का झंडा हो, लेकिन डंडा नीतीश का लगेगा। Struggling with research papers or facing writer's block? Meet Jenny AI, your new writing partner. Supercharge your writing with Jenny AI's autocomplete, helping you write 10 times faster with auto in-text citations. Loved by over 2 million academics worldwide, Jenny AI is trusted by top universities and businesses for research and writing. From essays to research papers, Jenny AI offers powerful features like paraphrasing, source-based generation, and an AI chat assistant. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि झंडा चाहे लालू का हो, लेकिन डंडा जो है वो नीतीश कुमार का ही लगेगा। और जो अभी सियासी समीकरण बन रहे हैं बिहार में, नीतीश कुमार नाराज भी चल रहे हैं। अच्छा, रोमी जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। रोमी जी, क्या आप भी पीएन शास्त्री जी की बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्या आपको लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? अब किसके साथ में रहकर बनेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन क्या सितारों की चाल इस तरफ इशारा कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, अगर हम उनकी कुंडली को देखते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करने से राहु की दशा चल रही है, उनकी महादशा राहु की और शुक्र की अंतर्दशा है। अगर उनकी नक्षत्र को पकड़ा जाए तो राहु भाग्य स्थान पे बैठे हैं और भाग्य उदय के बिल्कुल पूरे चांस है। मैं इस बात से सहमत रखती हूँ कि हाँ, मिथुन लगन की कुंडली बोला है, वो द्विस्वभाव की राशि है, तो पल में तोला, पल में मतलब हर तरह से उन्हें जनता को संभालना आता है, बोलने में माहिर होते हैं ये व्यक्ति। और ये कठिनाई के वक्त भी और अच्छे समय में भी, मतलब किस तरह उन्हें कहाँ पर किस तरह उन्होंने अपने आप को व्यक्त करना है, उन्हें बहुत अच्छे से आता है। मिथुन राशि के, मिथुन लगन के जो भी लोग होते हैं, उन्हें अपनी बात को रखना बहुत अच्छे से आता है और हर तरह से वो अपने आप को ढाल सकते हैं। और जो उनकी दशा महादशा को देख के एनालाइज किया जा रहा है, जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो राहु उनका भाग्य स्थान पे बैठा है और राहु उन्हें बहुत अच्छी जगह पहुंचा देगा। मतलब काफी हद तक मुझे लगता है कि जीत उनके हाथ में होनी चाहिए।
अच्छा, नीतीश कुमार की बात हमने कर ली, आप ही के पास में आऊंगा। अब तेजस्वी यादव अब बदलाव की बात लगातार बिहार में कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होगा। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी एक सपना लेकर चल रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्या, अब राजनीतिक समीकरणों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या तेजस्वी यादव की कुंडली किस ओर इशारा कर रही है? देखिए मित्रों, आज की स्थिति में सबसे श्रेष्ठ कुंडली में जो ग्रहों की पोजीशन है वो माननीय तेजस्वी यादव जी की है। तेजस्वी यादव का जन्म कर्क लगन में हुआ है। सिंह राशि में केतु द्वितीय स्थान में है, अष्टम स्थान में राहु है, शुक्र तृतीय स्थान में कन्या राशि में है, सूर्य चंद्र और बुध चतुर्थ स्थान में तुला राशि में बैठे हैं, मंगल मीन राशि में नवम स्थान में बैठा है और गुरु एकादश स्थान में वृषभ राशि में बैठा है। अब इनकी कुंडली के अनुसार मतलब यह है, देखिए सबसे पहले कर्क लगन के व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। कर्क लगन के व्यक्ति भावुक और कोमल होते हैं, भावना के प्रभाव में बह जाने पर अपना भला बुरा नहीं देख पाते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, अन्वेषणात्मक विचारधारा के होते हैं, अपनी उन्नति का सतत प्रयत्न करने वाले होते हैं। अब कर्क लगन की कुंडली में एक ही ग्रह योग कारक ग्रह है जो जिसे मंगल कहा गया है। मंगल इस लगन में पंचम स्थान और राज्य स्थान का स्वामी है और यदि मतलब यह है मंगल कर्म स्थान का स्वामी होके, राज्य स्थान का स्वामी होके, जहां से मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करना है, नवम स्थान में मूल त्रिकोण में बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनके संबंध में कि देखिए ये शुक्र इनका कन्या राशि में तृतीय स्थान में बैठा है और बुध इनका तुला राशि में बैठा है। तो शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग एक राजयोग है। सुदर्शन पद्धति के अनुसार ये देखा जाता है कि सूर्य चंद्र राशि ग्रह हैं। जब सूर्य चंद्र जिस राशि में बैठ जाएं उस राशि के स्वामी या उस राशि के स्वामी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हूं तो सुदर्शन पद्धति के अनुसार पूर्ण राजयोग हो जाता है। और लालू जी के ये सुपुत्र श्री तेजस्वी जी तो चांदी के पलने में मतलब जो है इनका जन्म हुआ है और आज जो कुछ है इनके लिए विरासत में आज उनकी कुछ हैसियत है, लेकिन जो कुछ है वो लालू जी की वजह से है। और लालू जी के रहते एक और आपको बात बताना चाहता हूं कि लालू और नीतीश कुमार के रहते कांग्रेस और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी जब तक श्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार में जीवित हैं। जब तक कांग्रेस और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी मोदी जी कुछ भी कर। अच्छा ठीक है, जब तक अब इनका हम जब देखते हैं तो सूर्य चंद्र का राजयोग। अब जिस दिन मतदान होना है 4 नवंबर और 11 नवंबर को, उस दिन इनकी कुंडली में वर्तमान में बुध की महादशा मंगल की अंतरदशा चल रही है। मंगल इनका योग कारक ग्रह है और मंगल मूल त्रिकोण राशि स्वराशि में पंचम स्थान में उस दिन गोचर कर रहा है। 11 को भी गोचर कर रहा है और 14 को भी गोचर कर रहा है। बुध की महादशा है, बुध भी गोचर कर रहा है तो त्रिकोण में बैठे ग्रह बड़ा चमत्कार दिखा देते हैं। भले ही इन्हें चाचा के सहयोग से बनाना पड़े, मुख्यमंत्री बने चाचा के सहयोग से, लेकिन मुख्यमंत्री में प्रथम स्थान आज की तारीख में श्री तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव के 99% मुख्यमंत्री बनने के योग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा मतलब यह है जब इनके पारिवारिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक बात और बताना चाहते हैं हम, बुध बहन का कारक ग्रह होता है और बड़े भाई का कारक ग्रह गुरु होता है। गुरु इनका एकादश स्थान में रेट्रोग्रेड बैठा है
तो बड़े भाई रेट्रोग्रेड का अर्थ होता है, बकरी ग्रह का अर्थ होता है उल्टा। तो बड़े भाई इनके सरदर्द हमेशा इनके लिए बने रहेंगे, लेकिन ये इतने टैलेंट हैं कि बड़े भाई को बड़े मोहब्बत से संभालते रहेंगे। दूसरा, इनकी मार्गदर्शक और पद प्रदर्शक और निर्देशक इनकी बहन है, और ये आज जो कुछ हैं इनकी राजनीतिक गुरु कोई इनकी बड़ी बहन अवश्य होना चाहिए। और इनका सारा जो इन्होंने आज की तारीख में इस स्थिति में प्रगति की है उसमें इनकी बहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, जो बड़ा अभी तक मैं समझ पाया हूं, ग्रहों की दिशा, ज्योतिष का जो विज्ञान है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है वो पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सबसे ज्यादा चांसेस यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रूबी जी, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, चलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के चांसेस अगर ज्यादा नजर आ रहे हैं, At check-in, luxury is as heartfelt as it is efficient. Impeccable service, curated stays. We call it premium and you experience it as effortless comfort. Stay as you are. Complimentary breakfast. क्या ग्रहों की चाल इस तरफ इशारा कर रही है? सितारे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार मान जाएंगे आसानी से, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को लेकर के कितने लालित रहे हैं, उसको लेकर के इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ में क्या तेजस्वी यादव के राजयोग में कोई बाधा आपको नजर आ रही है? ग्रहों की चाल के हिसाब से देखें, सितारों की चाल के हिसाब से अगर देखें तो अगर नीतीश कुमार की कुंडली को देखा जाए और तेजस्वी यादव की कुंडली को देखा जाए तो ज्यादा स्ट्रांग कुंडली तेजस्वी यादव की है। और उनका जो कहते हैं ना योग कारक ग्रह मंगल है। मंगल भाई का कारक होता है एस्ट्रोलॉजी में, फ्रेंड होता है। अब कहीं ना कहीं इनको अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, अपने कहीं सपोर्ट मिलेगा जिससे ये अच्छी कुर्सी को प्राप्त कर पाएंगे। और दशा के हिसाब से इनकी केतु की दशा चल रही है और केतु इनके बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है और केतु अच्छी पोजीशन में है, लगन का कारक है। तो और उसकी जगह अगर मैं नाड़ी नक्षत्र को चेक करते हैं तो वो भी विजय की ओर इशारा करता है। 9-11 लगा हुआ है तो इट मींस उनको गेन पक्का होगा। और अगर अंतरदशा की बात की जाए तो चंद्रमा की अंतरदशा है। हाँ, चंद्रमा भी भाग्य स्थान पे बैठा है इनका, मीन राशि में भाग्य स्थान पे बैठा है और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, गुरु शनि के नक्षत्र में है फर्स्ट चरण में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की कुंडली नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छी है, तो ज्यादा बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपना स्थान, अच्छा स्थान ले जाएंगे और इनकी पार्टी भी काफी आगे तक जाएगी। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल जीत जाएंगे पठान, लेकिन इनकी पार्टी में इनको अच्छे वोट मिलेंगे। अच्छे वोट यहां पर मिलते हुए तेजस्वी यादव को नजर आएंगे और जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है वो इसी तरफ इशारा भी करते हुए नजर आ रही है। अच्छा पीएन शास्त्री जी, अब चिराग पासवान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की चर्चा बहुत है। पहले तो सीट शेयरिंग में वो बाजी मार ले गए, 29 सीटें वो उनको मिली हैं वहां पर। इसके पीछे की क्या वजहें हैं? क्या आपको लग रहा है कि ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है वो इस वक्त चिराग पासवान के साथ में नजर आ रही है? और जिस दिन चुनाव होगा, अभी 6 तारीख को चुनाव होना है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है, 14 तारीख को रिजल्ट आना है, उस दिन के अगर ग्रह नक्षत्रों के चाल के हिसाब से देखें तो क्या वो चिराग पासवान के लिए मुफीद साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? और जो मौजूदा परिस्थितियां बिहार की राजनीति में बन रही हैं, क्या अभी आपको लग रहा है चिराग पासवान की कुंडली के हिसाब से कि कोई विरोधाभास अभी पैदा हो सकता है, क्योंकि बयान उनके विरोध में भी अब आने शुरू हो गए हैं? देखिए मित्र, चिराग पासवान का जन्म धनु लगन में हुआ है। धनु लगन का स्वामी गुरु है। अब इनकी कुंडली में अष्टमेश चंद्रमा की महादशा चल रही है। अष्टम स्थान मृत्यु का कहा गया है ज्योतिष में, और चंद्रमा इनका केमुद्रम योग से पीड़ित है। दूसरा, इनका चंद्रमा से 6ठे अष्टम में गुरु का बैठना, 6ठा अष्टक योग मतलब यह है, ये शुभ योग नहीं है। जब अष्टम स्थान मृत्यु स्थान के स्वामी की महादशा चल रही हो और गुरु की अंतरदशा चल रही हो और चंद्रमा इनका रेवती नक्षत्र के 3य चरण में बैठा है। रेवती नक्षत्र गंडमूल है और रेवती नक्षत्र मतलब यह है व्यक्ति को इतना जिद्दी बना देता है कि चाहे जो कुछ हो जाए, इसके परिणाम कुछ भी निकलें, लेकिन अपनी मतलब यह आन पर
खड़ा रहता है तो तेजस्वी यादव एनडीए के लिए कहीं भस्मासुर ना बन जाए चिराग और पासवान। एनडीए को इस स्थिति में लाके खड़ा ना कर दें कि एनडीए क्या है। मैं आपके यहाँ बता चुका हूं कि बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने में लगी है और नीतीश कुमार ने अब बीजेपी को निपटाने का मन बना लिया है। ये आप मतलब जो है समाचार में देख सकते हैं और आप बिहार की स्थिति से ज्ञात कर सकते हैं। तो चिराग पासवान कहीं मतलब यह है एनडीए के लिए सरदर्द तो बने हुए हैं। अब नीतीश कुमार ने सीधा मोदी और अमित शाह से बोल दिया है कि हम 10 सीट और चाहिए और चिराग के कोटे वाली 10 सीट नहीं दी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति है? चिराग एनडीए के लिए इस समय चिराग की कुंडली एनडीए गठबंधन के लिए चिराग के निर्णय एनडीए गठबंधन के लिए अच्छे नहीं हैं और कहीं चिराग एनडीए गठबंधन के भस्मासुर ना बन जाए। अच्छा, एनडीए के लिए अच्छी नहीं है, चिराग के खुद के लिए अच्छी है? चिराग के लिए खुद के लिए अच्छी है क्योंकि अंतरदशा में इनका गुरु है, लेकिन गुरु भी उस दिन अष्टम स्थान में है और अष्टम स्थान में गुरु चंद्रमा से गोचर में देखा जाता है लेकिन चंद्रमा से पंचम स्थान में है और गुरु लेकिन बकरी है। अब अष्टम स्थान में द्वितीय स्थान को, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, द्वितीय स्थान से एक पारिवारिक स्थिति देखी जाती है जो परिवार और कुटुंब के साथ मतलब यह है कैसा सामंजस्य रहेगा, कैसा व्यवहार रहेगा, परिवार कुटुंब बिखरेगा तो नहीं। तो आज की तारीख में इनका पारिवारिक कुटुंब मतलब यह है एनडीए परिवार है जहां गुरु नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। ये गुरु का नीच की दृष्टि से देखना भी मतलब यह है शुभ नहीं है। कहीं इनका एनडीए का कुनबा चवन्नी और अठन्नी में बिखर ना जाए तेज चिराग की वजह से। तो जो है वो आसार जो है एनडीए के लिए अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं। यहाँ पर एक वक्त का जो है वो वक्त जो हो गया है वो एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कन्हैया कुमार की। आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार के सितारे किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या उनकी कुंडली में भी राजयोग है। वक्त एक छोटे से ब्रेक। जियो टीवी पर आप हमको Too many dreams. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोनों खास मेहमान रोमी जी और पीएन शास्त्री जी मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं। रोमी जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, चिराग पासवान को लेकर के अभी पीएन शास्त्री जी ने कहा कि वो एनडीए के लिए भस्मासुर बन सकते हैं। अगर मैं नक्षत्रों के हिसाब से पूछूं तो क्या कुछ चिराग पासवान की कुंडली कहते हुए नजर आ रही है? नक्षत्र सितारे किस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? साथ ही साथ में अब एलजेपीआर के जो बड़े समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएं बिहार के। अब कोशिश तो उनकी है लेकिन जब तक नीतीश कुमार एनडीए में है तब तक उनकी कोशिश जो है वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही है। राजयोग भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, चिराग पासवान की चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा उनके रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में है। रेवती नक्षत्र तीसरा चरण चंद्रमा का इतना अच्छा नहीं होता। माइंड में सिर्फ बातें चलती हैं पैसे से रिलेटेड। उनका माइंड हर चीज में इस चीज को रीड करता है। और अगर दशा की बात करूँ तो दशा महादशा उनकी चंद्रमा की, और चंद्रमा उनकी जो राशि अष्टमेश है, 8वें स्थान पे। 8वां स्थान मृत्यु का घर होता है। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि जीत पाएंगे, नहीं जीत तो नहीं है, लेकिन शनि अंतरदशा में है, वो भी इनके जो गोचर कर रहा है 4थे स्थान में सुख स्थान पर। तो उनके नक्षत्र की जो शनि जो है बैठा है इनके मंगल के नक्षत्र में। तो जो इनका एग्रेशन लेवल है, मंगल केतु लगन में धनु में बैठे हुए, इनका एग्रेशन ही इनको पीछे की ओर धकेलेगा।
इनका गुस्सा ही इनको पीछे की तरफ लेकर आएगा। और जो अगर मैं महादशा की बात करूं तो उनका बुध बैठा है चित्रा नक्षत्र में, जो ये सोच कर आते हैं भाषण देने के लिए, वो बात इनके मन में रह जाती है। वैसे बहुत अच्छा बोलते होंगे, लेकिन जो बोलना चाहते हैं, जो बोलना चाहिए, वो नहीं बोल पाते हैं। जनता के आगे अपनी बात को पूरा नहीं रख पाते, इनकी कुंडली ऐसा कहती है। और दशा महादशा के हिसाब से बिल्कुल भस्मासुर हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो तुला राशि का जो सूर्य है, इनको सब कुछ मतलब विरासत में मिला हुआ है। तुला राशि का सूर्य जनता को करता है और हमें विरासत देता है, विरासत में मिला हुआ है। पर जो इनके 11वें स्थान पे 5 ग्रह बैठ गए हैं और वर्गोत्तम तो क्या बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आगे तक थोड़ा जा पाएंगे। यानी कि अभी जो है बाधाएं बहुत सारी इनके इनकी रास्ते में। बाधाएं हैं और इसमें काफी पक्ष विपक्ष भी होगा। इनके वोटिंग में बहुत कुछ होगा, लड़ाई झगड़ा द्वेष सब कुछ होगा इनके। आप जो बातें बता रहे हैं ना, वो चल भी रहा है इस बार एनडीए में, और चिराग पासवान को लेकर के बहुत ज्यादा जो है ये तो मुझे लगता नहीं टिक पाएंगे ज्यादा। कहते हैं ना कि कुछ होते हैं लंबी रेस के घोड़े काफी आगे तक जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें इनके वर्ष, इनके जो दशा महादशा को देखकर लगता है। चंद्रमा और शनि की दशा देखती हूँ, अंतरदशा इनकी जो है बुध की है, तो उसके हिसाब से ये आगे तक नहीं जा पाएंगे। अच्छा ठीक है, कुंडलियों की बात हम लगातार कर रहे हैं। एक और पीएन शास्त्री जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था। एग्रेशन की बात अभी रोमी जी ने की है। अब चिराग पासवान एग्रेसिव रहते हैं किसकी तरफ? नीतीश कुमार की तरफ, जीतन राम मांझी की तरफ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जिक्र आता है तो वो वहां पर सॉफ्ट रहते हैं। तो ये किस तरफ इशारा करता है? क्या ये उनके लिए मददगार साबित हो सकता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से? देखिए क्या था, बीजेपी नीतीश को निपटाने के लिए चिराग को 29 सीटें बीजेपी ने जानबूझ के दी हैं, और बीजेपी अपने प्रत्याशी चिराग की पार्टी से तय कर देती। बाद में मतलब यह है क्या है कि बीजेपी ये चाहती है कि हम 1 से 42 सीट पर लड़ें और नीतीश कुमार 1 से 1 सीट पर लड़ें। चिराग और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं चिराग जी। अब ये दूसरा मतलब यह है, कारण यह है कि नीतीश कुमार से योग और टैलेंट कोई आज की तारीख में किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ हमेशा विभीषणों की लाइन लगी रही है और विभीषणों से घिरे रहे हैं। आज जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है वो मतलब यह है नीतीश कुमार के जो विभीषण हैं वो कर रहे हैं। अब जहां तक मतलब यह है, आपने क्या पूछा? क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा था कि जैसे अब आपने उसका जवाब भी दे दिया मुझे कि अब मोदी में और चिराग पासवान में, यानी कि बीजेपी और एलजेपीआर में कोई डिफरेंस नहीं है, आप खुद कहते हुए नजर आए। तो इससे आगे बढ़ते हैं, अब एलजेपीआर से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कन्हैया कुमार की भी। कन्हैया कुमार की ग्रह दिशा क्या कहती हुई नजर आ रही है आपको? क्या आपको लग रहा है, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति कन्हैया कुमार की है, लोग लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो अहमियत उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिलनी चाहिए वो अहमियत नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे ग्रहों की चाल क्या कुछ इशारा करते हुए नजर आ रही है और भविष्य क्या कुछ कह रहा है? देखिए मित्रों, जहां तक कन्हैया कुमार की स्थिति है, मिट्टी से जुड़ा और जमीन से जुड़ा ये देश का एक ऐसा युवा है कि एक दिन ये पूरे देश में उथल पुथल मचाएगा, और उसने उथल पुथल मचाई है। इसका जन्म 13 जनवरी 1987 को 9:45 को हुआ। इसका कुंभ लगन है। कुंभ लगन की ये विशेषता होती है कि ये दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, दूसरों की सहायता करके प्रसन्नता का अनुभव करने वाले होते हैं, लेकिन मुंह फट होते हैं, ये खरी खरी कह देते हैं। ऐसा करते समय देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते हैं। सारे जीवन इन्हें संघर्षरत रह के ही इनके जीवन का निर्माण हो पाएगा। ये फिर भी हमें कन्हैया कुमार के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कन्हैया कुमार एक ऐसा बंदा है कि विषम परिस्थिति में भी चाहे जितनी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, उनका डटकर सामना करने की स्थिति में समर्थ है। आज की तारीख में कन्हैया कुमार की कुंडली में शनि की महादशा, केतु की अंतरदशा 5 मई 2026 तक है।
5 मई 2026 के बाद जैसे ही कन्हैया कुमार की कुंडली में शनि में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, कन्हैया कुमार देश को, प्रदेश को शौर्य और अपना प्रदर्शन दिखा के सामाजिक आर्थिक क्रांति का नायक बनेगा। ये मेरी भविष्यवाणी कन्हैया कुमार के लिए है। और कन्हैया कुमार मतलब जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त करेगा। इस लगन के व्यक्ति दुनिया में उथल पुथल मचाए बिना अगले प्लेटफार्म पे नहीं जाते हैं। ये उथल पुथल मचा के ही जाने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा, कन्हैया कुमार की कुंडली जब शनि में केतु की अंतर्दशा 5 मई 2026 के बाद शुरू होगी तो कन्हैया कुमार की स्थिति में अच्छा परिवर्तन आएगा। अब कन्हैया कुमार की कुंडली का योग कारक ग्रह शुक्र दशम स्थान में बैठा है। दशम स्थान में वृश्चिक राशि में शनि भी लग्नेश बन के बैठा है, गुरु लगन में बैठा है। जिसका गुरु लगन में बैठा होता है उसे हर छठे वर्ष कोई ना कोई नई समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन गुरु मतलब यह इतना कष्ट नहीं देता है कि सहन ना कर पाए। लेकिन इस लगन की ये विशेषता है कि इनकी उन्नति अवनति आकस्मिक रूप से होती है। ये कन्हैया कुमार युवा नेता, ये मतलब यह है सामाजिक आर्थिक और As an investor, what is one thing you regret the most? For me, it is when I see a good stock opportunity, but don't have. सामाजिक परिवर्तन की आंधी है इस देश की कन्हैया कुमार के लिए। धन्यवाद। ठीक है, कन्हैया कुमार के बारे में आपने बताया कि इनका भविष्य जो है वो बेहद उज्जवल नजर आ रहा है और जो आगे इनके ग्रह नक्षत्र जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि आगे इनका भविष्य काफी उज्जवल हो सकता है और सामाजिक क्रांति का प्रतीक जो है वो कन्हैया कुमार यहाँ पर बन सकते हैं। रोमी जी, आपसे अगर मैं कन्हैया कुमार को लेकर के सवाल पूछूं, अब वाक्पटुता की बात जब आती है तो अब एक वक्त था जब कन्हैया कुमार के भाषणों को जब वो बोलते थे तो उनको बहुत सीरियसली लिया जाता था, लेकिन फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो दयनीय एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसी नजर आती है। इतना सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए था, जिस तरह से पीएन शास्त्री जी भी बता रहे हैं, वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब 26 से ये बता रहे हैं कि उनके जो है सितारे जो है वो बुलंद होते हुए नजर आएंगे। सितारों की चाल क्या कह रही है? क्या कन्हैया कुमार को अब भविष्य में कोई ऐसा पद वाकई में मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो है राज करते हुए नजर आए? बिल्कुल, कन्हैया कुमार की जो दशा है महादशा शनि की है, शनि में केतु लगे हैं। जैसे ही केतु की दशा जाएगी और उसके बाद केतु या शुक्र की आएगी अंतर्दशा, उसमें इनका मतलब कह सकते हैं कि नीचे से ये ऊपर की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। मतलब वाक्पटुता में एक माहिर हैं, उनकी मरकरी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में वो बच्चे, वो जो लोग होते हैं, जो भी जातक ऐसे होते हैं, वो बोलने में माहिर होते हैं। इनके आगे कोई टिक नहीं सकता। जब भी ये बोलते हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। और कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन वाले स्टार्टिंग में बाय बर्थ तो बड़े मतलब कह सकते हैं कि बड़ा इनका समय थोड़ा अच्छा नहीं बीता होगा बचपन का, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और जो शनि की इनकी महादशा चल रही है, शनि इनका 10वें स्थान पे बैठा है और गोचर में उनके 4थे स्थान को देख रहा है, तो सुख स्थान है। तो ये टाइम इनका 2019 से वक्त थोड़ा सा पहले से बेटर आया होगा, लेकिन जो अच्छा वक्त है जिसमें इनको अच्छी सीट मिलेगी, जो ये कहते हैं ना क्रांति लाएंगे, वो 2026 13 मार्च के बाद होगा। देखिए सोहन जी, जहाँ तक कन्हैया कुमार के संबंध में आपने पूछा मुझसे कि कन्हैया कुमार को आज की तारीख में मतलब जो है मैन फ्रंट पे नहीं। अब कांग्रेस का गठबंधन लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से है, ठीक है, और सबसे ज्यादा मतलब यह युवा नेता, अगर कोई भी युवा नेता बिहार का हो, वो सबसे बड़ा खतरा मतलब यह कन्हैया कुमार को समझता है। तो किसी कंडीशन में हो सकता है ये एग्रीमेंट हो कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के हीरो बन के मतलब जो है कुछ ना करे। हो सकता है कि लालू की पार्टी से मतलब जो है यानी तेजस्वी ने मतलब जो है राहुल गांधी से कहा हो कि कन्हैया कुमार को हम ज़्यादा मतलब जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये कारण है। लेकिन देखिए मित्र, क्या है कि ग्रह मेहरबान गदा पहलवान, जब ग्रहों की चाल मेहरबान होती है तो और कन्हैया कुमार की
ऐसी कुंडली है कि ये बंदा मतलब जो है किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से ऊपर इसकी स्थिति है। ये नेशनल लेवल की राजनीति करेगा और बहुत बेहतर राजनीति करेगा। ये मतलब जो है ध्रुव तारे की तरह देश में चमकेगा। अच्छा, आप कन्हैया कुमार का जब जिक्र कर रहे हैं ना, तो आपने अभी अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि कांग्रेस के साथ में भविष्य है या फिर नहीं है। आपने सामाजिक क्रांति का भी जिक्र किया। सवाल मेरा आपसे यह है कि जब कन्हैया कुमार की हम बात करते हैं, अगर क्रांति की बात जहां पर आती है तो फिर इंसान अकेले चलता हुआ हमें नजर आता है। तो क्या सहारे की जरूरत पड़ेगी कन्हैया कुमार को, या फिर अपने आप में ही बहुत कुछ है? कन्हैया कुमार को अगर स्वतंत्र अधिकार कांग्रेस दे दे और तो कन्हैया कुमार अपने शौर्य प्रदर्शन से बिहार में नया परिवर्तन लाने की स्थिति में समर्थ है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है, लालू प्रसाद जरूरी है। बिहार के लिए जरूरी है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी है तो फिर कांग्रेस पार्टी को भी उससे बाहर आकर के सोचना जरूर पड़ेगा। और जो उनके पास में जो उनके सिपह सलार है, उनकी अहमियत को भी यहां पर समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब कन्हैया कुमार से आगे बढ़ते हैं, बात प्रशांत किशोर की कर लेते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की भी कर लेते हैं। पीएन शास्त्री जी, ये बताइए कि प्रशांत किशोर बदलाव की बात लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बिहार में बदलाव लाने के लिए आए हैं। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि आरजेडी की बी टीम है, आरजेडी वाले कहते हैं कि बीजेपी ने बी टीम बना करके प्रशांत किशोर को यहां पर भेज दिया है। कुंडली में क्या कोई अनोखा योग आपको नजर आ रहा है? जहां तक बीजेपी ने बनाया हो या किसी की भी पार्टी हो, चाहे ए पार्टी हो, अब ये राजनीतिक दिग्गजों का प्रशांत किशोर जी भविष्य तय करते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले मतलब यह है इनकी पार्टी की स्थिति क्या है, उसके संबंध में हम आपके सामने, और बिहार में इनका शौर्य और प्रदर्शन कैसे रहेगा और बिहार में इनकी स्थिति क्या रहेगी, इस पर आपको बताना चाहता हूं। 2 अक्टूबर 2024 को 6:55 PM इंडिया टुडे के अनुसार मतलब यह है, ये मैंने समय लिया है, 6:55 PM इनकी पार्टी की घोषणा हुई। तो इनकी पार्टी का लगन चर आया है। और चर लगन के चाहे कोई देश हो, चाहे मतलब जो है चर लगन की कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे चर लगन का कोई व्यक्ति हो, उसके में विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन चर लगन के होते हैं। तो अब 4 नवंबर को जो मतदान है, उस दिन इनका चंद्रमा प्रशांत किशोर की पार्टी का 6ठे स्थान में सूर्य बुध केतु के साथ अमावस का इनकी पार्टी का उदय हुआ, इनकी पार्टी का जन्म है। और 4 नवंबर को चंद्रमा से अष्टम स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। हमेशा मतलब यह है, किसी भी राजनीतिक दल की कुंडली देखें या किसी राजनेता की कुंडली देखें, चंद्रमा को केंद्र बिंदु बनाकर उनकी स्थिति का अवलोकन किया जाता है। तो चंद्रमा अष्टम में शुभ फल नहीं देता। ये 2 अंकों के अंदर ही रह सकते हैं। दुनिया को रोशन करने घर से रोज एक जुगनू 2 अंकों के अंदर ही ये रह सकते हैं। ये बड़ी बात आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार के जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 2 अंक अगर ये ले आए तो फिर ये एक मजबूत शुरुआत बिहार में इनकी होगी। और परसेंटेज जो इनका कितना आता है उस पर भी नजरें यहाँ पर सबकी रहेंगी। रोमी जी, आप मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर की जो ग्रह दशा है, क्या इसमें आपको ऐसा कुछ नजर आता है कि राजनीति में ये टिके रहेंगे, बड़ी शक्ति बनने का संकेत कहीं से मिलता हुआ नजर आता है, या फिर ये फिर वही है कि आए फिर गए? प्रशांत किशोर की अगर मैं कुंडली देखती हूँ, लगन चार्ट देखते हैं, और आज तब उसमें देखकर पता चलता है कि जब ये खुद के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, तो ये अच्छे सक्सेसफुल। वैसे तो दिमाग बहुत तेज है इनका, बहुत तेज दिमाग है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का इनका जन्म है। दिमाग बहुत अच्छा स्पीच दे देते हैं, बहुत अच्छे इनके विचार हैं। लेकिन जब ये किसी पार्टी के साथ मर्ज होते हैं तो उसको जीत हासिल होनी निश्चित है। लेकिन जब ये वो कार्य अपने खुद के लिए करते हैं तो ये वहां हार जाते हैं, यहाँ ये आगे नहीं बढ़ पाते। सेम कन्हैया कुमार के साथ भी ऐसा ही है। जब ये किसी पार्टी के साथ मर्ज होंगे तो ये जीत की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन जब ये अपनी खुद की पार्टियां खुद के लिए खड़े होंगे तो वहां पे ये जीत
थोड़ा इनको मुश्किल क्या, थोड़ी मुश्किल होगी मिलनी, ये मैं कह सकती हूँ। और प्रशांत किशोर की कुंडली अगर मैं देखें तो इनका दिमाग बहुत तेज है, इन्हें इंडिया चाणक्य कहता है, बहुत तेज दिमाग है, बहुत कैलकुलेशन लेवल इनका बहुत हाई है। किसी भी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी के साथ जुड़ते हैं ये या कांग्रेस के साथ, जिसके साथ जुड़ेंगे उसकी जीत निश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर ये अपने लिए करेंगे तो ये जीतना थोड़ा सा शुक्र की दशा महादशा चल रही है और राहु की दशा है इनकी। तो अगर मैं गोचर में देखूं तो जो शुक्र हैं वो 11वें स्थान पर बैठे हैं और देख रहे हैं तीसरे भाव को, तो थोड़ा सा मुझे लगता है इनकी थोड़ा मुश्किल है, हालात मुश्किल है। अच्छा, क्या देखिए सोहन जी, जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है और बिहार की राजनीति की बात है, तो मेन तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बिहार में मंडल और कमंडल की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब मंडल के जो राजनीतिक दल हैं उनका वोट प्रशांत किशोर नहीं काट पाएंगे। अब वोट किसका काटेंगे? कमंडल का। तो फिर क्या स्थिति बनेगी, बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, एक सवाल और मैं इसमें ऐड कर देता हूं। क्या अब प्रशांत किशोर की जब बात हो रही है तो सबसे अहम सवाल ये बन जाता है कि क्या आपको कुंडली में, रोमी जी आप जवाब दीजिएगा इसका, कि क्या आपको उनकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह नजर आता है जो उनको अचानक या अप्रत्याशित कोई सफलता दिला सके, सरप्राइज एंट्री जो है वो दिला सके? देखो, प्रशांत किशोर की कुंडली में तृतीय स्थान में मंगल बैठा है। मंगल इनकी कुंडली का लग्नेश भी है, मंगल इनकी कुंडली का छठेश भी है। छठे स्थान से विवाद की स्थिति देखी जाती है और छठे स्थान का, एक तर्क स्थान का स्वामी दूसरे तर्क स्थान में बढ़ जाए तो शौर्य और प्रदर्शन की कला और इनके अंदर जो बल पराक्रम और इनका आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है। लेकिन मंगल मतलब जो है भुजबली तो और प्रतापी तो बनाता है, लेकिन इन्हें अपने ही लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से, सगे संबंधियों से विवाद का कारण भी ये बनेंगे और विवादग्रस्त आगे ये हो जाएंगे। ये एक्चुअली छठे घर का जो इनका छठे घर का जो लगन मंगल है और मंगल छठे घर में भी है, तो छठा घर हमेशा वाद विवाद को ही इंडिकेट करता है। तो इनको अपने घर से ही, अपनी पार्टी से ही वाद विवाद में ग्रस्त रहना पड़ेगा। यही कारण है जीत की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे, पर जिसके साथ जाएंगे, जिस पार्टी को मर्ज करेंगे, वो जीत की तरफ अग्रसर होगी। यानी कि जिसके साथ में रहेंगे तो फिर उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन जब अपनी बात आएगी तो वहां पर थोड़ा सा जो है थल्ले वरना बल्ले बल्ले, बाकी पार्टी साथ मिल जाते हैं तो बल्ले बल्ले। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और अहम सवाल रोमी जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा इस सवाल की। अगर बिहार में अगर हम देखें, बिहार में अगर कुर्सी पर बना रहना है तो सबसे अहम ज्योतिषीय जो वक्त है वो कौन सा आपको नजर आता है? अब 14 तारीख को नतीजे सामने आने हैं, उस दौरान क्या कुछ ग्रह दशा बनती हुई नजर आ रही है? और उसके बाद में क्या, जो 14 तारीख को परिणाम आएंगे उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? इधर चला मैं उधर चला, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी? जी, उस दिन 14 तारीख को पुष्य नक्षत्र है, पुष्य पोषण का नक्षत्र, सबसे हमारे 27 नक्षत्रों में से सबसे अच्छा नक्षत्र पुष्य। उस समय जो नक्षत्र, जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के फेवर में होंगे उनकी जीत निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और ये नक्षत्र सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। तो ये सबकी कुंडलियों को देख के बताया जा सकता है किसके फेवर में जा सकती है बात, ये उसके विश्लेषण पे, सब कुंडलियों को देखने के बाद। पीएन शास्त्री जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ कह रही है ग्रहों की चाल 14 नवंबर को लेकर के? मित्र, भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई। मंगल खूनी, युद्ध और विवाद का कारक ग्रह माना गया है। मंगल मतलब यह है युद्ध और जंग का कारक ग्रह माना गया है। तो आपने अभी प्रत्याशियों के नामांकन नहीं हुए, फिर भी मतलब यह है सभी पार्टियों में किस प्रकार की जंग शुरू हो गई है। अभी सुना है कि श्री तेजस्वी यादव कांग्रेस से गठबंधन की पूरी बात ना करते हुए यहाँ लौट आए कि चाचा का फोन पहुंच गया। ये तो फिर बहुत बड़े बड़े इशारे दे रहे हैं आप, इशारों में ही लग रहा है कि कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है। अच्छा, एक चीज बताइए आप,
एक सवाल मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था कि जो ये बड़ा बदलाव नजर आ रहा है तो क्या वो चुनाव से पहले संभव नजर आ रहा है? ये जब चुनाव 6 तारीख को बिहार में जब जनता वोट डालेगी उससे पहले क्या ग्रहों की चाल कुछ ऐसा कह रही है कि जो समीकरण है वो बदल जाएंगे, चाहे वो गठबंधनों की बात कर लें हम? देखो मित्र, आज बहुत महत्वपूर्ण और ये जोशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। जोशी जरूर बहुत ध्यान से सुने। हाँ। भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा की महादशा थी। भारतवर्ष की जो कुंडली है, चंद्रमा शनि से युक्त, सूर्य से अस्त और विष योग से युक्त था। और चंद्रमा की महादशा में मतलब यह है 11 वर्ष तक 10 वर्ष तक चंद्रमा की महादशा में मतलब यह है पाखंड और धर्म का मतलब यह है बड़ा बोलबाला रहा। अब चंद्रमा की महादशा नहीं है। चंद्रमा मनमस्तक का कारक ग्रह है। जब किसी राष्ट्र की कुंडली में क्षीण चंद्रमा, विषयुक्त चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो इस ऐप में हजारों लड़कियां हैं जिनसे आप डायरेक्ट वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस देश के लोगों की, उस देश के बुद्धिजीवियों की, उस देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों की बहुत अच्छी सोचने की स्थिति में समर्थ नहीं हो पाते हैं। लेकिन मित्र, अब मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई है। मंगल दंगल का कारक ग्रह है। तो अब जो बीजेपी ने पहले मतलब जो है हिसाब किताब 10 वर्ष मतलब जो है सारे स्टेट संभाल लिए, आज क्यों नहीं संभल रहे हैं? आज मंगल दंगल कर रहा है। मंगल दंगल कर रहा है और इसका जो असर है वो हमें चुनाव में भी देखने को मिल रहा है पूरी तरह से। अच्छा रोमी जी, आप ये बताइए कि अब जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है वो क्या कह रही है बिहार में? बिहार में मुद्दे बहुत सारे हैं, पलायन है, बेरोजगारी है, जो बिहार की समस्याएं हैं, बिहार की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या लग रहा है आपको कि बिहार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अभी दो चार रहना पड़ेगा? जो आगे मुख्यमंत्री होगा कांटों भरा ताज होगा उसके सिर पर, या फिर आसानी होगी सरकार चलाने में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? कांटों भरा ताज ही होगा। मंगल का साल चल रहा है, बस सच्चा, और दशा भी मंगल की है उनकी, महादशा मंगल की ही चल रही है। मंगल होने से कहीं ना कहीं एग्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, खून खराबा भी वो सही कह रहे हैं, मैं आचार्य जी से सहमत हूँ। और लड़ाई झगड़े, इन चुनावों में भी लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा। पक्ष विपक्ष में लड़ाई झगड़े होंगे और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े जबरदस्त तरीके से होंगे। और अब कहें कांटों भरा ताज, तो बिल्कुल ये थोड़ी जो समस्याएं चल रही हैं वो एकदम से ठीक होने वाले नहीं है। अगर हम बिहार की कुंडली देखते हैं तो बिहार की कुंडली में भी समस्याएं अभी हैं, यानी कि समस्याएं बहुत सारी हैं और इन समस्याओं का निजाद अगर ढूंढना है तो फिर जो मंगल का दंगल है उसका खत्म होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मंगल के बाद ठीक है, महादशा जब आएगी तब थोड़ा परिवर्तन लाएगी, क्योंकि जब राहु आते हैं तो वो तो चमत्कार करते हैं। देखिए सोहन जी, क्या है कि मंगल, वक्त कम है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। मंगल भारतवर्ष की कुंडली का अकारक ग्रह है। मंगल भारतवर्ष की कुंडली का मारक ग्रह है। तो मंगल की महादशा में क्या होगा बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में